जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। और ये क्लास है एनसीईआरटी की। ये क्लास एनसीईआरटी की है जो ईवीएस और एसएसटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास सीटेट 2023 के लिए है। इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी वीडियो शेयर करी गई हैं जो एनसीईआरटी की हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर डेसिमल 004 सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट मैप है। ठीक है, ऊपर ये देखेंगे तो नीचे साइड में ये एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ दी हुई, जिसमें बताया गया कि कितना जो है पानी है महासागरों में, बर्फ क्षेत्रक में, भूमिगत जल में, नदियों में, वायुमंडल में। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ में दी हुई हैं और इस तरह की चीज़ें सीटेट में आती हैं। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको शुरू से। देखिए, कह रहे हैं जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जल प्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है ना। ये सोचने वाली चीज़ है कि बारिश के बाद जब गड्ढे में जल भरता है तो वो कहाँ चला जाता है। सूर्य के ताप के कारण, अब बता रहे हैं उसके कारण, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, तो जब जल वाष्पित हो जाता है और वाष्पित होकर वह ठंडा होकर जलवाष्प संघनित होकर बादल बन जाता है। ठीक है, वही पानी जो है ऊपर जाके बादल बन जाता है। फिर वही पानी वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, आगे देखिए, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच लगातार चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पर समझ में आया होगा कि ये क्या है, जल चक्र। देखिए ये दिया हुआ है जल चक्र क्या है। जल चक्र के बारे में बताया गया है कि वाष्पीकरण हुआ। ये यहाँ पे जल भरा था, पहले तालाब या समुद्र है, यहाँ पर जल भरा था, इसका वाष्पीकरण हुआ और वाष्पीकरण होकर के ये जाकर ऊपर बादल बन गया, संघनित हुआ और बादल बन गया। फिर बादल जो है वर्षण के माध्यम से, मतलब बारिश के माध्यम से इधर से पहाड़ों पर गिरा और ये पहाड़ों से बह करके जल फिर से इसी तालाब या फिर जो समंदर बना है उसमें आ गया और फिर यही जल फिर वाष्पीकृत हुआ, फिर ऊपर गया, संघनित हुआ, बादल बना और फिर बारिश होकर फिर नीचे आ गया। तो ये चक्र जो है चला करता है। ठीक है, ये चक्र हमेशा चलता रहता है, इसी को बोलते हैं जल चक्र। जल चक्र क्या है आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। जल चक्र क्या होता है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र बोलते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही जल आज भी मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास जो जल पहले शताब्दियों 700 साल पहले, 150 साल पहले था, वही जल आज भी है। जल कहीं उड़ के नहीं जाता, मतलब कहीं वायुमंडल से बाहर नहीं जाता, वायुमंडल में ही रहता है। एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है लेकिन वायुमंडल से बाहर नहीं जाता। जिस जल का प्रयोग आज हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बह रहा हो। तो मतलब जो जल आज हरियाणा के किसान जिससे पानी अपने खेत सींच रहे हैं, ठीक है, सिंचाई के लिए कर रहे हैं, या कहीं के भी किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो वो जल हो सकता है कुछ समय पहले अमेज़न नदी में बह रहा हो और वो वाष्पीकृत हुआ हो, संघनित हुआ हो और वर्षण के माध्यम से वो नीचे आके गिर गया हो। ठीक है, आलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोत एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है।
देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अलवणीय जल। अलवणीय जल क्या होते हैं, ऐसा जल जो पीने योग्य होता है, ठीक है, ऐसा जल जो पीने योग्य होता है, मतलब जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है, जिसको हम पी सकते हैं, वो जल क्या होता है, अलवणीय जल होता है। और लवणीय जल क्या होता है, जिसमें नमक की मात्रा होती है, वो जल होता है लवणीय जल, ठीक है। अलवण जल, अलवण क्या होता है, जिसको हम पीने योग्य होता है, जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है। और लवणीय जल क्या होता है, जिसमें नमक होता है, ठीक है, जिसमें नमक होता है। तो लवणीय जल पीने योग्य होता है, अलवणीय जल अलवणीय जल पीने योग्य होता है, लवणीय जल जिसमें नमक होता है वो होता है। लवणीय जल क्या होता है, ये समुद्र का जल होता है, ठीक है, समुद्र का जल लवणीय होता है। समुद्र का जल आप नहीं पी सकते। लवणीय जल जैसे नदी का हो गया, झीलों का हो गया और अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ये अलवणीय जल होता है, इसको हम लोग पी सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि अलवण जल मुख्य अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी हैं, तालाब हैं, सोते हैं और हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। तो जो महासागर हैं और समुद्र हैं उनका जल कैसा होता है, लवणीय, मतलब उसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक, सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक जो होता है यहीं से मिलता है, ठीक है। अब देखिए थलसाला बता रहे हैं, थलसाला क्या है, ये छोटे घर के ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अब देखो यहाँ पे समझाया गया है थलसाला क्या होती है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, एक पहले जार लिया गया है कांच का, ठीक है, फिर उसमें नीचे मिट्टी डाली गई है, फिर उस पर एक हल्की सी ह्यूमस की लेयर डाली गई है, फिर वहाँ पर कुछ छोटे पौधे कुछ बड़े पौधे लगाए गए हैं, फिर इसमें पानी का छिड़काव कर दिया गया है। किसका छिड़काव कर दिया गया, पानी का छिड़काव कर दिया गया और इस ढक्कन को बंद कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद आप रात भर इसको रख दीजिए, फिर देखेंगे कि जो पानी नीचे छिड़का गया वही ऊपर गया और वही टपक कर फिर इनके पत्तियों पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यही पानी जो है, जो मिट्टी में छिड़का था वो पानी वाष्पीकृत होगा, ऊपर जाएगा। अभी ये बाहर तो जा नहीं सकता जार के, ठीक है, तो ये फिर से यहीं पर संग्रहित होकर फिर से इसी में गिर जाएगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। एक एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़क करके जार को बंद कर दें। पत्ती एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संग्रहित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे आता है, ठीक है। पत्ती एवं मिट्टी द्वारा वाष्पित जल, मतलब जो मिट्टी से वाष्पीकृत हुआ और जो पत्तियों से जल वाष्पीकृत हुआ, संग्रहित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। यही प्रक्रिया हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर होती है। तो हमारी पृथ्वी जैसे ये देखा होगा आपने, है ना, गोल है, देखा होगा ना कहीं पता भी होगा, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है। अब इसके चारों ओर ये मान लीजिए वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल में दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, ये इधर इतने में, ठीक है। ये पृथ्वी है रेड वाली और ये वायुमंडल है। तो अब मान लीजिए यहाँ से कुछ भी वाष्पीकृत होता है तो जाकर बहुत ज़्यादा ऊपर तक यहाँ तक जाता है, यहाँ बादल बन जाता है और बादल बन के ये फिर जो है नीचे गिरने लगता है, ठीक है। बादल बन के ये बादल यहाँ बन कर के नीचे गिरने लगते हैं और फिर यही पानी ऊपर उठता है, ठीक है। फिर बादल बनते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर बादल बनते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब इस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाता पानी। इसीलिए जो लाखों करोड़ों साल पहले पानी था वही पानी आज भी हमारी पृथ्वी पर है, ठीक है। पानी नहीं बदला है। वो जो ऊपर एक उदाहरण दिया ना कि शायद जो आज हरियाणा के किसान सिंचाई कर रहे हैं वो 100 साल पहले अमेजन की नदी में बह रहा हो सकता है ये पानी वाष्पीकृत होकर धीरे धीरे इधर आ गया हो, है ना। तो पहले ये वहाँ यहाँ पे जाना था, ये हवा चली इधर आ गया, यहाँ पे नीचे गिर गया, तो इस तरफ जो देश होंगे वहाँ पानी मिल गया, ये इस तरफ का पानी था। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इस मैप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। ये मैप एनसीईआरटी में लगा हुआ है लेकिन मैप थोड़ा उल्टा लगा हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेकर सीधा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नदियाँ दी हुई हैं, कुछ नदियाँ, नाइजर नदी ये दी हुई है, ठीक है। विक्टोरिया झील दी हुई है, कांगो नदी दी हुई है, ऑरेंज नदी दी हुई है, ठीक है। ये ऑरेंज नदी कहाँ है बताइएगा आप, ठीक है। ये अफ्रीका में है। ये किस देश में पड़ती है ये बताइए। ये अमेज़न नदी है, दक्षिण अमेरिका है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं हाँ यहाँ पे कॉन्टिनेंट या फिर जो देश हैं वो बता दे रहा हूँ। देखो जिसको अगर पता है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सीख जाएगा, ठीक है। देखिए ये एशिया है, ठीक है, एशिया है। ये अफ्रीका है
और ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये अंटार्कटिका है। अगर आपको पता था पहले से तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सीख लो। ये प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है इधर, और ये दक्षिणी पूरा अटलांटिक महासागर है, और ये उत्तरी अटलांटिक है, ये दक्षिणी अटलांटिक है, ये अपना हिंद महासागर है, ठीक है। और यही प्रशांत महासागर का पार्ट है। मतलब ये जब गोल होती है पृथ्वी तो ये एक साथ होगा ना, ये पीछे जाके से मिला होगा, ठीक है। ये तो मैप जो बनाया गया है, ये तो पन्ने बनाया गया है, पृथ्वी तो लेकिन गोल है ना, तो ये पीछे से जाके मिला हुआ होगा, ठीक है। और ये देखिए दक्षिणी महासागर दिया हुआ है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो नदी दी है, इंपॉर्टेंट नदी या झील जो दी हैं। अब देखो सबसे पहले अपने इंडिया से शुरू कर लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई गई है, यहाँ गंगा नदी, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी है। देखो कैस्पियन सागर ये इधर है, ठीक है, कैस्पियन सागर है, इसको ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर का बॉर्डर जो है बताइएगा किससे लगता है, किस किस से लगता है। यहाँ पे देखो जैसे रूस से लगता है, कजाकिस्तान से लगता है, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान से लगता है, ईरान से लगता है ना, और अज़रबैजान से लगता है। इतने देशों से जो है इसका बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी सागर का, ठीक है। फिर यहाँ ब्लैक सी है, ब्लैक सी देख लीजिए कि कौन कौन से जो हैं कंट्री लगती हैं, ठीक है। और ये भूमध्य सागर है, ये दुनबी नदी है, ठीक है, ये लाल सागर है, ये नीली नदी है, ये विक्टोरिया झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा कि विक्टोरिया झील किन किन देशों के बीच में आती है। ये कांगो नदी है, ये नाइजर है, ये ऑरेंज है। फिर दक्षिण अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट है अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी। ग्रेट बियर झील है यहाँ पर, ये कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में है। ये विनिपेग झील है, ये सुपीरियर झील है, ये हुरन झील है, ये सॉल्ट लेक सिटी है, ये मिसिसिपी नदी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नदियाँ थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी है ये, ठीक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है जल का वितरण, जल का वितरण बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना भाग? 3/4 भाग। अगर आप ऊपर वाला मैप देखेंगे तो देखो ये जो पूरा ये नीला नीला दिख रहा है ये सारा पानी है, ठीक है, ये सारा का सारा पानी है। और ये कितना है? 3/4 भाग, ये पूरा का पूरा पानी है। ध्यान से देखो, बाकी जो कुछ बचा है वो स्थल है, ये स्थल जो है बाकी जो बचा है वो स्थल है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों है? सोचने वाली बात है कि जब 3/4 भाग पर, मतलब 3/4 भाग पर जल है और 1/4 पर स्थल है, तो जल तो बहुत ज़्यादा है, तो इतनी कमी क्यों है लोगों में, कह रहा हूँ देशों में, ठीक है, देशों में इतनी कमी क्यों है जल की, क्या कारण है? आइए देखते हैं, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया हुआ है। मतलब कह रहे हैं कि जो जितना जल आप देख रहे हो धरती पर, क्या सारा का सारा पी सकते हो, सारा पीने योग्य है, ये पूछ रहे हैं। अब देखो महासागर का जल अपने ऊपर बताया कि ऊपर नमक होता है, ठीक है, तो उसको पी नहीं सकते, और महासागर का जल सबसे ज़्यादा है 97.3%। तो बचा कितना? अब बचा जितना वो पीने योग्य बचेगा, ठीक है। अब देखो जो पीने योग्य बचा है, अब महासागर का पानी तो पी नहीं सकते, तो ये तो हम कट कर दो कि पीना ही नहीं है। बचेगा बर्फ क्षत्रक का, बर्फ क्षत्रक का पी सकते हैं, लेकिन बर्फ क्षत्रक का पानी कहाँ मिलेगा आपको? नदियों के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो बर्फ क्षत्रक का पानी जो है नदियों से मिलेगा, या तो फिर डायरेक्ट बर्फ क्षत्रक के पास जाओ पीने। भूमिगत जल जो है कितना है? 0.68, ठीक है, परसेंट में दिया हुआ ये सारा। झीलों का अलवण जल 0.009%, कितना कम है, ठीक है। स्थानीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब नमकीन झील है तो शायद नमकीन झील है तो पानी पी ना जाए, है ना, तो ये भी पीने योग्य नहीं होगा। वायुमंडल का जल वैसे पी सकते हैं, इसे जो बरसात का पानी है उसको उबाल कर या फिर फिल्टर करके पिया जा सकता है। नदियों का जल तो पी ही सकते हैं, तो पीने योग्य कितना है? वायुमंडल का जल, ठीक है, उसमें कुछ चेंज करके पी लेंगे, ठीक है। नदियों का पी सकते हैं, भूमिगत जल पीते ही है, बर्फ क्षत्रक का पीते हैं, ठीक है, और ये नमकीन झील वाला तो बिल्कुल नहीं पियेंगे। तो अब देखो पीने योग्य कितना बचा, इसको आप जोड़ लो कितना है लगभग, ठीक है। तो पीने योग्य पानी बहुत कम है इस वजह से।
पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी की कमी है ना। तो पीने योग्य पानी क्यों कमी है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि पीने योग्य पानी कमी क्यों है, क्योंकि महासागर में बहुत बड़ा पार्ट है और वो पीने योग्य है नहीं। अब देखो लवणता क्या होती है, बताया गया लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो होती है वो लवणता होती है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मतलब कि देखो मैं सरल तरीके बता रहा हूँ कि 1 लीटर पानी लो, ठीक है, 1 लीटर पानी लो और उसको गर्म कर दो। गर्म करने के बाद जो नीचे बचेगा सॉल्ट, ठीक है, वो होती है लवणता। मतलब मान लो अगर कहीं बच रहा है 50 ग्राम, ठीक है, तो उस जल की लवणता कितनी है, 50 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि इजराइल का जो मृत सागर है वहाँ पर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मतलब अगर इजराइल का जो मृत सागर है उसका आप पानी गर्म कर दो तो आपको 340 ग्राम नमक मिल जाएगा तुरंत, इतना ज़्यादा उसमें नमक है। अब इतना कोई जो पी सकता है इस पानी को, तो ये डेड सी है, इसी को बोलते हैं डेड सी, इजराइल में है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, मतलब जो तैराक हैं उसमें थोड़ा बहुत चल भी सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बनाती है। मतलब पानी वहाँ पे बहुत सघन हो जाता है, थोड़ा बहुत उस पर रनिंग वनिंग कर सकते हैं लोग। देखो आगे, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुमूल्य संसाधन। ये देखो पेपर की कुछ कटिंग है और ये बताया गया है कि द वाटर यू ड्रिंक, बताया गया है कि पानी की कमियाँ जहाँ जहाँ हो रही है ना, गंगा एमंग 10 डाइंग रिवर्स, ये सब चीज़ें जो हैं पानी पे जो है इस तरह के एडिटोरियल आते रहते हैं कि पानी की कमियाँ हो रही हैं, यहाँ यहाँ पानी की कमी हो रही है। कभी कभार देखा होगा है ना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के अखबारों में भी आता है इस तरह की चीज़ें। तो ये पुराना बताया गया है, पुराने अखबार की कटिंग दिखाया गया है। अब आगे देखिए, एक सेकेंड। महासागरीय परिसंचरण, समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। जो समुद्र तट होते हैं वहाँ पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। तो तालाब और झील का जल जो होता है वो शांत होता है, लेकिन महासागरीय जल क्या होता है, हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे बताया गया यहाँ पे कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, ठीक है। तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, 3 तरह में इसको जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई यहाँ पर कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये नोट कर लीजिए, काम आ सकता है कभी। अब आगे देखिए तरंगे, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद से खेलते हैं तो गेंद जल में जा गिरती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद वापस लौट आती है। मतलब तरंग ऐसे बॉल अगर फेंकी उसमें समुद्र की तरफ तो तरंगों की सहायता से फिर वापस, जैसे तरंगे देखा होगा ना, ऐसे लहरें आती हैं तो लहरों में वो बॉल फिर से वापस आ जाएगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं, ठीक है। जब महासागरीय सतह पर जल जो है लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग बोलते हैं। तरंग क्या होती हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए, महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसको तरंग बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। तो सुनामी क्या होती है, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें, 15 मीटर ऊंचाई तक वाली विशाल ज्वारीय तरंगें जो होती हैं उनको सुनामी कहते हैं, ठीक है। और सुनामी देखो यहाँ पर बताया, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो सकता है। तो सुनामी आती क्यों है ये बता रहे हैं। जैसे भूकंप आया, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जल के नीचे भूस्खलन, मतलब जैसे प्लेटें होती हैं है ना, वो खिसक गई या फिर भूस्खलन हो गया, तो
इसके कारण महासागरीय जल क्या होता है, पीछे जाता है। ठीक है, पीछे गया, और जब वो गैप जो था वो भर गया तो ये क्या होता है, फिर से वापस बड़ी तेज़ी से आते हैं वापस। तो जब ये वापस आते हैं तो इनकी हाइट लगभग कितनी हो सकती है, 15 मीटर तक, और इसी को बोलते हैं सुनामी। ठीक है, जैसे प्लेटें क्या होती हैं, जब कभी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ गई, या फिर नीचे भूकंप आया तो भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ठीक है, जो समुद्र है उसके अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, पानी बहुत तेज़ जो है तट की तरफ बहता है, और जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर तक हो सकती है, उसको सुनामी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब तक सबसे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर मापा गया था, और तरंग 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। जो तरंगें होती हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक की गति से चले, मतलब 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चल सकती हैं। ठीक है, 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में, ये नोट कर लो। ठीक है, पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो नोट कर लो, अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। अब ये केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। 2004 में सुनामी आया था, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको जो है पढ़ लीजिएगा अपने मन से, कहानी के फॉर्म में है, कहानी के फॉर्म में। ठीक है, समाचार जिसे आते हैं ना, या फिर उसे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी आपको, है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना चाह रहा हूँ, तो आगे देखते हैं। देखिए, ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा क्या है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब देखो इधर दिया हुआ है ज्वार क्या होता है। ज्वार क्या होता है, देखो, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको ज्वार कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखो, ये ज्वार, ठीक है, ज्वार और भाटा, ये दोनों चीज़ नोट कर लो, ज्वार और भाटा। अब आगे देखो, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे थोड़ा चित्र दिया हुआ है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्वार भाटा है वो क्यों आता है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किसका, चंद्रमा और सूर्य का, और इफेक्ट किस पे होता है, पृथ्वी पर। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय, मतलब जब पृथ्वी का जल जो है चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार आते हैं। ठीक है, अभिकर्षण के कारण जो है ज्वार आते हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिए कि अभिकर्षण के कारण ज्वार आते हैं। ज्वार का कारण क्या है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से जल का अभिकर्षण। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल का अभिकर्षण, ये कारण है उच्च ज्वार का। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। ठीक है, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कैसे ज्वार, सबसे ऊंचे ज्वार कब उठेंगे, पूर्णिमा और अमावस्या को, तीनों एक सीध में होते हैं ना। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। तो बृहद ज्वार क्या होता है, बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम आता है। ठीक है, और सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और सबसे ऊंचे ज्वार इसी टाइम उठते हैं, तो इसको बृहद ज्वार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। मतलब कि चतुर्थांश अगर आप बनाओ, ठीक है, तो जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, ठीक है, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है
तब क्या होता है, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पड़ता है। मतलब चांद और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, मतलब उल्टे साइड से। ठीक है, उल्टे साइड से पड़ता है, इसलिए जो है निम्न ज्वार आता है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ठीक है, चित्र नहीं बना हुआ शायद, ये बृहद ज्वार का बना हुआ है, ये लघु ज्वार का बना हुआ है। ठीक है, चित्र को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विपरीत दिशाओं से पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए निम्न ज्वार आता है। जब विपरीत दिशा होगी तो उतना गुरुत्वाकर्षण बल लग नहीं पाता, इस वजह से निम्न ज्वार आता है। ओके, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसे ज्वार को क्या बोलते हैं, लघु ज्वार भाटा। और ऊपर जो था उसको क्या बोलते हैं, इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को बृहद ज्वार और नीचे वाले को लघु ज्वार यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है नीचे। ठीक है, अब देखिए, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कौन, उच्च ज्वार। ठीक है, उच्च ज्वार जो है मछली पकड़ने में भी मदद करता है। तो उच्च ज्वार की वजह से जो है मछली पकड़ने में भी मदद होती है। ठीक है, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। जब उच्च ज्वार आता है तो बहुत सारी मछलियां क्या होती हैं, तट के निकट आती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के उच्च ज्वार जो है वो उससे क्या होता है, मछुआरों को फ़ायदा होता है। ठीक है, नौ संचालन में सहायक होते हैं, नौ संचालन में सहायक होते हैं। ठीक है, जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा जाते हैं, जिससे जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायता होती है। ठीक है, तो ये दो तीन फ़ायदे एक तरह से हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग वायु विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है, मतलब बिजली बनाने के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पर ज्वार भाटे का यूज़ काहे के लिए किया जाता है भैया, विद्युत बनाने के लिए। ठीक है, मतलब बिजली बनाने के लिए। आगे देखिए, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या हैं, इसको देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। समझ में आया कुछ? देखो, महासागरीय धाराएं जो है निश्चित दिशा में, मतलब निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से, मतलब पहले तो फिक्स होती है। ठीक है, इनका जो रूट फिक्स होता है। ठीक है, इनका रूट जो है वो फिक्स होता है। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली, नियमित रूप से, ध्यान दो शब्दों पे, निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, निश्चित दिशा में और नियमित रूप से महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती हैं, मतलब कि दोनों टाइप की होती हैं। महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं, एक गर्म हो सकती है, एक ठंडी हो सकती है। हॉट एंड कोल्ड दोनों टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ठंडी और गर्म दोनों होंगी। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सामान्यतः, शब्दों पे ध्यान दीजिए, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या होता है, देखो जैसे भू है, ये मतलब पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो इसके आसपास यहाँ पर कैसी गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब ऐसे इसे ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी। ये ध्रुव है ना, ये तो ऐसे ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी, ऐसे, मतलब कुल मिला करके एक अंदाजे से बताया जाए कि ज़्यादातर वो ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। अब बताएं, ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो जो ठंडी धाराएं होती हैं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब कि गर्म धाराएं नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं और ठंडी धाराएं जो है ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करती हैं। लेब्राडोर, अब देखो, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। ठीक है, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। दो धाराओं को बता रहे हैं, लेब्राडोर बताया, ये गल्फ स्ट्रीम बता रहे हैं। गल्फ स्ट्रीम धाराएं होती हैं कैसी, गर्म जल धाराएं। ठीक है, तो लेब्राडोर कैसी, ठंडी, और गल्फ स्ट्रीम कैसी, गर्म। ये दोनों तो याद ही कर लो बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, आगे देखिए,
महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, मतलब कि जो महासागरीय धाराओं की वजह से किसी भी क्षेत्र का टेम्परेचर जो है प्रभावित हो सकता है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। मतलब अगर गर्म धाराएं हैं तो स्थलीय सतह, ठीक है, स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है, जहाँ पर एक गर्म जलधारा है, एक ठंडी जलधारा, ठीक है, दोनों मिली यहाँ पर। वो कैसा क्षेत्र है? सर्वोत्तम मत्स्य, मतलब सबसे ज़्यादा मछली का क्षेत्र होगा। वहाँ पर मछलियाँ आसानी से पकड़ी जा सकेंगी। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जापान के आसपास देखो, मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है जापान। ठीक है, जापान कहाँ पर है? मैप कहाँ गया? मैप ही गायब हो गया। ये है, देखिए, अरे देखिए, ये है जापान, ये है इस तरफ, ये जापान है, ठीक है, और ये है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, है ना। यहाँ पर जो है मिल जाती हैं मछलियाँ। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गया होगी, ठीक है, कि जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ जो है कैसी धाराएं, महासागरीय धाराएं, ठीक है, ये महासागरीय धाराएं हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ, जैसे ये देखो, ये अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के बगल में देखो अलास्का की धारा है, ठीक है, और ये जो रेड कलर की है ये कोस्ट है, और ठंडी वाली शीत है, मतलब ठंडी नीली वाली जो है वो नीली वाली जो है वो शीत है, ठीक है, और जो रेड वाली लाइनें हैं वो गर्म जलधारा को डिनोट कर रही हैं, ठीक है। अब देखो, मतलब ये कैसी थी? अगर ये रेड है मतलब ये गर्म जलधारा है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ठीक है, और ये कैनरी नीली है तो मतलब ठंडी जलधारा है, ठीक है, और ये हम्बोल्ट नीली है तो कैसी है? ठंडी जलधारा, शीत जलधारा। ये पेरू के बगल में बहती है, दक्षिण अमेरिका की तरफ, और पश्चिमी वायु अपवाह ठंडी जलधारा है, ठीक है, और ये ब्राज़ीलियन जलधारा है। ये कैसी है? ये है रेड है तो मतलब गर्म जलधारा है, ठीक है, ये फॉकलैंड धारा, ब्लू है तो मतलब ये ठंडी जलधारा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये लेब्राडोर की दिखाई गई है, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा, ठीक है, और ये क्यू रेशियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्यू रेशियो जो है, और ये आयाशियो, ठीक है, ये आयाशियो है, ये आयाशियो है, ये क्यू रेशियो है, ये आयाशियो है ब्लू वाली। आगे देखिए, ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ठीक है, और ये है ओंगलास जलधारा। ये रेड है मतलब गर्म है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, हम टेलीग्राम पे इसको शेयर कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, decimal004 टाइप कर लीजिएगा और टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए। ये फ़ोटो आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। एक लाइन और दी हुई यहाँ पर, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ मिलती है वहाँ कोहरा वाला मौसम बनता है, ठीक है, और फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलेंगी वहाँ कोहरा बनेगा और वहाँ पर नौ संचालन में दिक्कत होगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप अटेम्प्ट करके देखिएगा, है ना, करके देखिएगा। वाष्ण क्या होता है, जल चक्र क्या होता है बताया था, है ना। वाष्ण क्या होता है? जब पानी ऊपर नीचे बहेगा। जल चक्र बताया था। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो 3 कारक बताए थे। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक? ज्वार भाटा क्या होता है? कायदे से बताया आपको। महासागरीय धाराएँ क्या होती हैं? ये सभी जो महासागरीय धाराएँ हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? decimal 004, ठीक है, decimal 004 यहाँ पर आइएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगी ये PDF। इसको जो है PDF, ये सॉरी, ये फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है, फ़ोटो मिल जाएगी। PDF भी मैं शेयर कर दूँगा, PDF भी कोई शेयर करने में दिक्कत नहीं है, तो PDF भी मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ऊपर देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम decimal 004, ठीक है, ये है टेलीग्राम decimal 004। ये QR भी स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है जाकर टाइप कर दीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। और जब भी दोबारा एक आपको NCERT देखनी हो, यही सर्च कीजिए decimal GS स्टडी, ठीक है, decimal GS स्टडी सर्च कीजिए, आपको पूरा चैनल खुला मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है देख सकते हैं हमारे NCERT की वीडियोज़ को। और ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये SST का पेपर हो या फिर EVS वाला, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरी
जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का उसके साथ। ठीक है, थैंक यू।